कि एक बच्चा है अपने घर से दरी लेके आता है, क्लास के अंत में जहाँ जूते चप्पल रखे हैं उसके पास में बिछाता है, बैठता है, बाद में लेके जाता है। उसके साथ कोई खाना भी नहीं खाता है, उसको पानी पीने की अनुमति नहीं है। आपने ये सब नहीं झेला होगा, उस बच्चे का सोचिए। जो उसको दूर से पानी देगा तो वो पिएगा। देश के इतिहास में पहली बार लड़कियों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। आज ये जो बच्चियां बैठी हैं, तो आज आप घर के अंदर चौका कर रही होती, चूल्हा चौका कर रही होती, और यहां तक कहा कि तुम्हारे पैर में जूते हो ना हो, हाथ में किताब होनी चाहिए। मैं देखता हूं कि हमारे समाज में बहुत लोग उनका विरोध करते हैं। उनको लगता है कि ये दलितों का नेता है, ये हिंदू धर्म के बहुत खिलाफ था, ये बहुत नाराज रहता था। लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों को, उस बैकग्राउंड को देखा नहीं जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपने सुना होगा जरूर, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए और फिर तुलना कीजिए कि आज आप जहां हैं क्यों वहां हैं। अगर अंबेडकर साहब ना होते या ज्योतिबा फुले ना होते, उसके 500 साल पहले कबीरदास ना होते, उसके 2000 साल पहले बुद्ध ना होते, तो दरअसल हम वहां नहीं होते जहां जब बैठे। क्या उन्होंने क्या झेला अंबेडकर जी ने? जब वो 6 साल के हुए, यहीं पैदा हुए, यही उनका घर है, मुझे बताया गया इसी घर में उनका जन्म हुआ। आप लोग कितने सौभाग्यशाली है कि आप यहाँ आते हैं। मैं तो पहली बार जीवन में आया हूँ। तो जब वो पैदा हुए इसी जगह है, क्योंकि उनका सौभाग्य था कि वो एक सूबेदार के बेटे थे, इसी सेना में काम करने वाले। वो जिस समाज में थे, उस समाज के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पर क्योंकि वो सूबेदार के बेटे थे, और सूबेदार एक कमीशन पद होता है सेना में, बड़ा पद होता है, तो इतना हो गया कि उनको स्कूल जाने का मौका मिल गया। पर उनकी माँ को, आदरणीय भीमाबाई जी को अच्छे से पता था कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा, जिसको आपकी भाषा में बुलिंग कहते हैं, आजकल के बच्चों की भाषा में बुलिंग कहते हैं, उसका खतरा था। और माताओं को, पिताओं को बहुत चिंता होती है कि हमारे बच्चे के साथ स्कूल में ज्यादती ना हो, बदतमीजी ना हो। कल को आप भी पेरेंट्स बनेंगे, आप भी इस दर्द से गुजरेंगे। ऐसे कई बच्चे होते हैं, कोई फिजिकली उतना ठीक नहीं है, कोई मेंटली उतना ठीक नहीं है। जब वो स्कूल जाते हैं बच्चे, एक तो पहले वो पीड़ित है, उसके बाद स्कूल के बाकी बच्चे उनका मजाक बनाते हैं, चिढ़ाते हैं। पेरेंट्स को इतना दर्द होता है इस बात से, लेकिन क्या करें। तो उनकी माता जी ने, भीमाबाई जी ने कहा कि देख बेटा, स्कूल जा रहा है, पहले ही समझा रही हूं, बहुत बुरे अनुभव होंगे, लड़ना मत, झगड़ना मत, विद्रोह करके छोड़ मत देना, क्योंकि पढ़ाई करोगे वो अकेला रास्ता है कि कुछ बड़ा कर पाओगे जीवन में, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बात को उस छोटे से बच्चे ने मन में बिठा लिया। वो स्कूल गया। उस स्कूल में पहली बार कोई ऐसा बच्चा आया था जो समाज के अछूत कहे जाने वाले समुदाय का हिस्सा था। जो बाकी बच्चे थे बुरे नहीं थे, पर वो भी अपने अपने घर से सीख रहे थे, अपने समाज से सीख रहे थे। उनको ये पता था कि ऐसे बच्चों के साथ नहीं बैठना है, दूर रहना है। तो व्यवस्था हुई कि वो स्कूल में क्लास के सबसे अंत में, जहां सारे बच्चों के जूते चप्पल रखे हैं, उसके पड़ोस में एक दरी छोटी सी बिछा के बैठेंगे, और दरी भी खुद लेके आएंगे ताकि स्कूल में कोई और व्यक्ति अपवित्र ना हो। अब सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए उस बच्चे की हालत, कि एक बच्चा है अपने घर से दरी लेके आता है, क्लास के अंत में जहाँ जूते चप्पल रखे हैं उसके पास में बिछाता है, बैठता है, बाद में लेके जाता है। उसके साथ कोई खाना भी नहीं खाता है। तो वो दीवार की तरफ चेहरा करके अपना भोजन करता है जो घर से लेके आया था। उसको पानी पीने की अनुमति नहीं है। आपने ये सब नहीं झेला होगा, उस बच्चे का सोचिए। ये आज से केवल और केवल 110 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं है, 115 साल पहले की बात। उस बच्चे को पानी पीना है, और स्कूल में पानी की एक ही व्यवस्था है कि जो पानी का नल है या घड़ा है, उसे वो नहीं छू सकता। तो एक चपरासी है जो उसको दूर से पानी देगा तो वो पिएगा, वो घड़ा नहीं छू सकता है। और ये बात कोई और नहीं कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है। वो उस समय छप नहीं पाई थी, छपी 1990 के आसपास है। अंग्रेजी में उस आत्मकथा के कुल 6 अध्याय हैं। उसका नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। ये उन्हीं की पुस्तक है। उसमें केवल 6 अध्याय हैं, जिनमें से 4 अध्यायों में उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं और 2 में बाकियों के अनुभव बताए हैं। और जो पहला अनुभव है वो यही अनुभव है।
इतने बुरे अनुभवों से गुजरने के बाद इस व्यक्ति को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? इस व्यक्ति के अंदर नफरत पैदा क्यों नहीं होती? ऐसा ही था 1848 में ज्योतिराव फूले के साथ। फूले अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए व्यक्ति थे और जब पढ़ाई खत्म हुई उनकी 1847 में, 1848 में उनके एक मित्र ने, जो कि उच्च जाति का था, कहा कि मेरी शादी है तो मेरी शादी में आना। इनको भी लगा ठीक है चलता हूं, उसी शादी में चले गए। उस शादी में वो गए और दूल्हे के माता पिता ने जैसे ही देखा कि एक अवर्ण व्यक्ति विवाह में आ गया है, इतना खराब से उनको लताड़ा, इतना अपमान किया। और ज्योतिराव फूले कहते हैं कि वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। मुझे इस अपमान और इस जिल्लत से सिर्फ खुद को नहीं, अपने समाज के हर व्यक्ति को बाहर निकालना था। और इसलिए 1848 में उन्होंने पहली बार लड़कियों का स्कूल खोला, अपनी पत्नी को पढ़ाया, देश के इतिहास में पहली बार लड़कियों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। आज ये जो बच्चियां बैठी हैं, अगर फूले न होते तो आज आप घर के अंदर चौका कर रही होती, चूल्हा चौका कर रही होती, यहाँ ना बैठी होती। इसलिए जिन व्यक्तियों की वजह से हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। इतनी खराब परिस्थितियों के बाद जो व्यक्ति इतना आगे बढ़ा, उसने देश के लिए क्या क्या किया, हल्का सा अंदाजा ये भी आपको। उनके जीवन का उससे बड़ा पक्ष जो मेरी नजर में है वो महिलाओं के बारे में। आपको अंदाजा नहीं होगा शायद, जब भारत का संविधान बना उन्होंने बहुत जिद की, और ये बात 1935-36 से ही शुरू हो गई थी, आज़ादी की बात तक चलती रही, कि महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए और महिलाओं को बराबरी देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना बहुत ज़रूरी था, जिसको आजकल हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आज सरकार कह रही है कि हम लेके आएंगे। ये जिद जिस व्यक्ति की थी वो डॉक्टर अंबेडकर थे। उनको पता था कि जब तक सामाजिक कानून सभी धर्मों में पुरुष और महिला के लिए बराबर नहीं होंगे, तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। और उन्होंने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से करता हूं कि वहां महिलाओं की हालत कैसी है। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, वो घर के अंदर बंद है, तो समाज कैसे प्रगति करेगा? वो नेहरू जी से लड़ गए। जिस सरकार में वो कानून मंत्री थे, 1946 से 51 के बीच का जो दौर था, उन्होंने नेहरू जी से, जो प्रधानमंत्री थे, खूब झगड़ा किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लेके आइए। उस समय नेहरू जी का मानना यह था कि 1951 के पहले आम चुनाव होने के बाद जनता से विश्वास लेने के बाद मैं लेके आऊंगा। और अंबेडकर साहब ने नाराज होकर इस मुद्दे पर देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और एक भाषण दिया जिसमें कहा कि नेहरू जी ने अपने वायदे को निभाया नहीं है और महिलाओं की बराबरी के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास कर नहीं रहे। और फिर 1956 में उनकी मृत्यु होने से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, जो हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बड़ा हिस्सा था जो हिंदू समाज के बारे में था, उसको 4 कानूनों के रूप में नेहरू जी ने पारित करवाया, जिसमें से एक हिंदू मैरिज एक्ट है, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट है। और यदि आज हिंदू समाज की महिलाओं को वो सारे अधिकार मिल पाए हैं जो हिंदू पुरुषों को मिलते हैं, तो उसके पीछे जिम्मेदार सबसे बड़ा यदि कोई एक व्यक्ति है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। इसलिए भारत की महिलाओं को, आप जिस भी धर्म को मानते हो, मुस्लिम समाज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय लागू नहीं करवा पाए वो, अब शायद वो भी होगा। और किसी भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज, यदि उस समाज की महिलाओं के साथ बराबरी नहीं है तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून बनाकर बराबरी लाए। और ये विचार मुख्य रूप से अंबेडकर जी का ही था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं।